नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा वाणी पर। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। यह जो अध्याय है ये हमारे सीटेट, एमपीटी और बहुत सी परीक्षाओं में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जब भी क्वेश्चन बनता है तो उसका आधार यहीं से शुरू होता है। तो शिक्षक भर्ती की कोई सी भी परीक्षा इसके बिना पूरी नहीं मानी जाती। उसके पेपर में 2 से 5 क्वेश्चन तक बाल विकास से रिलेटेड ही मिल जाते हैं, और इसके आगे शिक्षा शास्त्र वगैरह से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत इसका जो बेसिक है वो यही है कि बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि 2026 में होने वाली है और जो कि पुरानी भी हुई है, उसका सिलेबस के अनुसार बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ये वाला टॉपिक तो रहेगा ही रहेगा सिलेबस में, क्योंकि बाल विकास की मुख्य अवधारणा ही यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो कि इसके सिलेबस में भी दिया हुआ है, उसका पहला ही पॉइंट है ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल विकास क्या है, विकास एवं वृद्धि में क्या अंतर है, और अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम क्या है, बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से क्या संबंध होता है। तो ये चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो आशा है आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें से आप इसके बाद में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन भी लगाएंगे, और ये मान के चलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन पेपर में यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाल विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो विकास कहते किसे, आखिर विकास क्या है, विकास से आशय क्या है। तो बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें यह समझा जाता है कि बच्चा जन्म से लेकर किशोरावस्था तक कैसे बदलता है। तो दोस्तों विकास, चलो पहले एक बार ये पढ़ ही लेते हैं फिर समझाता हूँ। विकास केवल शरीर का बढ़ना नहीं है, यह व्यवहार, सोच, भावनाओं और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। विकास जो होता है वो गुणात्मक प्लस मात्रात्मक परिवर्तन होता है। यह क्रमबद्ध होता है, पूर्वानुमेय होता है और निरंतर चलता है। तो देखिए दोस्तों, विकास जो होता है वो एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह विकास सिर्फ शरीर का बढ़ना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर की लंबाई बढ़ रही है तो विकास हो रहा है, और अगर लंबाई बढ़ना रुक गई है तो विकास रुक गया। नहीं, यह सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। इसका जो सीमाएं हैं वो बहुत काफ़ी व्यापक है। ये व्यवहार, सोच, हमारी सोच कैसी है, हमारा व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसमें हमारे विचारों में किस प्रकार की वृद्धि हो रही है, क्या विकास हो रहा है, हमारी भावनाओं और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन किस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो ये भी एक विकास ही माना जाता है। जैसे हमारा बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास। तो जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में जो हमारे समझ बढ़ती है, जो वृद्धि होती है, उसे ही विकास कहा जाता है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा सोचना, विचारना, हमारा व्यवहार, हमारा संस्कृति, ये चीज़ें जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो यह इन सभी चीज़ों का कुल योग विकास कहलाता है। विकास गुणात्मक प्लस मात्रात्मक परिवर्तन है, ना कि केवल मात्रात्मक। मात्रात्मक मतलब जो सिर्फ मापा जा सके। ठीक है। तो ये सिर्फ अकेला मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है, ये गुणात्मक मतलब गुणों का विकास भी होता है, और मात्रात्मक ये शारीरिक विकास वगैरह, इन चीज़ों का भी इसमें सम्मिलित होती है। तो विकास एक बहुत बड़ा आयाम है जिसमें हमारी शारीरिक वृद्धि, हमारी बौद्धिक वृद्धि होगी, उसमें हमारी सोच एवं विचारों की वृद्धि हो रही है। ये एक जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह क्रमबद्ध होता है। बिल्कुल, विकास जो होता है क्रम से चलता है। पहले ये होना है, इसके बाद में हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, जिसके बाद में हम और विचारों को आगे जन्म दे पाएंगे। ठीक है। ये पूर्वानुमेय होता है,
इसका एक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि हम छोटे होते हैं तो हाँ, ये बालक बड़ा होकर चलना सीखेगा और दौड़ना सीखेगा, इस प्रकार से। ऐसे ही विचारों में भी होता है कि अभी बालक है तो इसके विचार थोड़े सीमित हैं, और बड़ा होगा तो इसके विचार बढ़ेंगे। तो ये एक पूर्वानुमान होता है, मतलब इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम यहाँ तक एक चीज सीखे कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी आयाम शामिल होते हैं। ठीक है, ये गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन का योग होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने समझा विकास के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं वृद्धि क्या होती है। दोस्तों, वृद्धि का अर्थ होता है हमारे शारीरिक परिवर्तन। हमारा जो शरीर विकास कर रहा है उसे वृद्धि कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो वृद्धि का मतलब होता है केवल शारीरिक, जो शरीर में वृद्धि हो रही है तो उसे वृद्धि कहते हैं। जैसे हम पहले 20 किलो के थे तो कुछ समय बाद, 2-4 साल बाद हम अगर 30 किलो के हो रहे हैं तो वो शारीरिक वृद्धि है, या ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वो शारीरिक वृद्धि कहलाती है। लेकिन विकास में, जैसे कि हम अभी पढ़ के आए हैं, उसमें शारीरिक भी शामिल होता है, मानसिक वृद्धि, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक वृद्धि, ये सभी विकास में शामिल होते हैं। वृद्धि को मापा जा सकता है। जैसे हम हमारी लंबाई को माप सकते हैं कि हम इतने सेंटीमीटर थे, 140 थे, तो अब 150 हो गए, 160 हो गए। वृद्धि को मापा जा सकता है क्योंकि शारीरिक वृद्धि को हम माप सकते हैं। विकास को पूरी तरह नहीं मापा जा सकता। जैसे हमारी सोचने विचारने की क्षमताएं, उसमें वृद्धि हुआ, उसमें विकास हुआ है, हमारी बौद्धिक क्षमताओं में विकास हुआ है, उसको कैसे मापोगे। तो विकास को मापा नहीं जा सकता, लेकिन वृद्धि को मापा जा सकता है। एक सीमा तक रुक जाती है वृद्धि, एक सीमा तक। जैसे हम सामान्यतः 21 साल की उम्र के बाद में लंबाई नहीं बढ़ती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि एक वृद्धि रुक जाती है एक सीमा पर जाकर, लेकिन विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन भर चलता है। तो हम ये देख सकते हैं कि विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, एक बृहद क्षेत्र रखता है, जबकि वृद्धि सिर्फ शारीरिक वृद्धि की बात करती है। वृद्धि की बात आती है तो वो सिर्फ शारीरिक वाली चीजों पे बात आएगी, जबकि विकास आई है तो शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक सभी पहलुओं की बात करेगी विकास। ठीक है, शारीरिक उसी के अंतर्गत वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है कि लंबाई का बढ़ना जैसे वृद्धि है, लेकिन समस्या हल करने की क्षमता बढ़ना ये विकास है। ठीक है, एक मायने में ये वृद्धि भी विकास के अंतर्गत ही आएगी। जैसे मैंने अभी बताया, ये पूरा आयाम अगर वृद्धि का विकास का है तो इसका ही एक हिस्सा वृद्धि भी होगा, क्योंकि जैसे हम पढ़ रहे हैं कि विकास में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलू सम्मिलित होते हैं, और शारीरिक पहलू ही वृद्धि होती है, तो वो इसी के अंतर्गत आएंगे। और ये बात आगे क्लियर हो जाएगी, तो आप अभी परेशान ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, देखो जो मैं समझा रहा था वही यहाँ पे आया है कि वृद्धि विकास का एक भाग है। बिल्कुल सही है, जो वृद्धि है वो विकास का ही एक भाग है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक वृद्धि से मिलकर विकास बनता है, तो वृद्धि ही विकास का एक भाग है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब विकास के प्रमुख सिद्धांत देखते हैं। विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो एक सिद्धांत है, हम विकास के प्रमुख सिद्धांत देख रहे हैं, तो एक सिद्धांत होता है सेफालो-कैडल सिद्धांत। ठीक है, और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। तो इन दोनों सिद्धांतों को हम बिल्कुल बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये सिद्धांत कई बार, अनेकों बार परीक्षाओं में आ चुके हैं और इनसे प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं सेफालो-कैडल सिद्धांत। तो इसका विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। इस सिद्धांत की, कौन सा सिद्धांत है, सेफालो-कैडल सिद्धांत। इसे शीर्षगामी सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम शीर्षगामी सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे सिर से पैर की ओर का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों,
इसका मतलब यह है कि बच्चा पहले सिर संभालना सीखता है, ठीक है, पहले सिर का विकास होता है, सिर संभालना सीखता है, फिर बैठता है और फिर चलता है। इसका मतलब यह है कि बच्चे की, बालक की सबसे पहले विकास जो होता है वो उसके सिर में होता है। वो संतुलन पैदा करता है, पहले सिर को हिलाने का और स्थिर रखने का संतुलन पैदा करता है। तो सबसे पहला विकास शुरू होता है उसके सिर से, फिर वो हाथों को हिलाता है, फिर उसके बाद पैरों को। वही उदाहरण यहाँ दिया है, बच्चा पहले सिर संभालता है, फिर बैठता है, फिर चलता है। तो सबसे पहला उसका संतुलन शुरू होता है सिर से। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि सेफालोकेडल सिद्धांत में या शीर्षगामी सिद्धांत में विकास जो होता है वो किस दिशा में होता है, तो क्वेश्चन बन जाते हैं कि पेट से सिर की दिशा में या सिर से पैर की दिशा में। तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये होता है सिर से पैर की दिशा में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहले बालक अपना सिर संभालना सीखता है, उसके बाद ही वो हाथ पैर संभालने की बात आती है, ठीक है। तो सिर से पैर की दिशा में होता है विकास। एक आता है प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर। क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। दोस्तों, हमने पढ़ा है कि सेफालोकेडल सिद्धांत, जिसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है, और फिर पढ़ा है प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत, इसमें विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा पहले हाथ हिलाता है और बाद में उंगलियों से लिखना सीखता है। ये एक उदाहरण है, जैसे कि पहले बच्चा रेंगना सीखेगा, थोड़ा सा उठने की कोशिश करे, ना कि वो सीधा चलना सीख जाएगा। तो इसे कहते हैं केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत। पहले वो हाथ हिलाना सीखेगा, ठीक है, फिर वो बाद में उंगलियों से लिखना या उंगलियां हिलाना या उंगलियों से कोई कार्य करना सीखता है। तो पहले एक मोटे तौर पर सीखता है वो उन चीज़ों को, और फिर उसकी बारीकियों को सीखता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत। एक होता है सिर से पैर की ओर का सिद्धांत, और एक होता है केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों सिद्धांतों को आपको याद जरूर रखना है कि एक तो सिर से पैर की ओर का सिद्धांत होता है, केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत होता है, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत, तो इसका मतलब ये है कि विकास कभी अचानक नहीं होता। विकास ऐसा नहीं होता कि कल ये चीज़ नहीं थी और आज एकदम से हो गई। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे निरंतर सतत रूप में चलता रहता है, ठीक है। जैसे ऊंचाई का ऐसा नहीं है कि कल 110 सेंटीमीटर थी और आज देखा हमने 120 सेंटीमीटर 1 मिनट में या 1 दिन में बढ़ गई हो। वो धीरे धीरे हर पल बढ़ती रहती है, जो कि हमें एक बाद में जाके एक साथ दिखाई देती है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता का देखते हैं हम। अगला सिद्धांत आता है व्यक्तिगत भिन्नता। हर बच्चा अलग गति से विकसित होता है, ये भी व्यक्तिगत भिन्नता आती है, जो कि हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है। इन चीज़ों को हम और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम एक मोटी मोटी अपना बेसिक क्लियर कर रहे हैं कि विकास क्या होता है, विकास की अवधारणा क्या होती है, अधिगम क्या होता है। ये चीज़ें हम एक बाहरी तौर पर पढ़ रहे हैं। इसके भीतर जब हम सिलेबस में और भी पढ़ेंगे, सिलेबस में ही और दूसरे पॉइंट दिए हैं जो कि इनकी बारीकियों को बताते हैं। तो अभी हम जो एक विकास का बेसिक स्ट्रक्चर है वो पढ़ रहे हैं, इसके आगे हम उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता कि हर बच्चा अलग गति से विकसित होता है। जैसे हम जानते हैं कि हर बच्चा अलग अपनी बौद्धिक क्षमता रखता है, अलग अपना शारीरिक विकास रखता है। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो इसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ये वाला आप पॉइंट कई जगह सुनोगे कि व्यक्तिगत भिन्नता। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक मनुष्य अलग अलग होता है, ठीक है। उसका विकास अलग गति से होता है। ये नहीं कि अगर कोई बच्चा 1 साल में उसका वजन इतना किलो बढ़ रहा है तो दूसरे बच्चे का भी इतना बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हो सकता है उसका कम या ज़्यादा हो। तो इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे की गति विकसित होने की अलग अलग होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विकास के आयाम देखते हैं। डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, तो शारीरिक विकास होता ही है, बालक का शारीरिक विकास होता है, उसकी ऊंचाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, मांसपेशियों का विकास होता है धीरे धीरे। एक होता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं कि सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है बालक की।
यह सिद्धांत प्रमुख रूप से दिया था जीन पियाजे ने। आप बहुत नाम सुनोगे जीन पियाजे का। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जीन पियाजे ने। ठीक है, हम आगे इनके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। अभी एक इंट्रो दे रहा हूं मैं इनका। जीन पियाजे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि बच्चे किस प्रकार सोचते हैं, तर्क करने की क्षमता उनमें कैसे विकसित होती है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे ने 4 चरण बताए हैं। 4 चरण ये याद रखना है: संवेदी प्रेरक, पूर्व संचालन, ठोस संचालन और औपचारिक संचालन, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक हो गया हमारा शारीरिक विकास, एक हो गया संज्ञानात्मक विकास मतलब सोचने समझने वाला विकास। ठीक है, एक होता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास दूसरों से संबंध बनाना सीखना, हम दूसरों से किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं सामाजिक विकास, जो कि बालक धीरे धीरे सीखता है। तो शारीरिक विकास होता है बालक में, सामाजिक विकास होता है, उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, मतलब बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। ये जो सामाजिक विकास की बात आती है, दूसरों से संबंध बनाना सीखने की बात आती है, तो ये वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा समाज के माध्यम से सीखता है। उन्होंने JPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा दी है। किसने दी है? तो वाइगोत्स्की ने दी है। किसने दी है ये अवधारणा? वाइगोत्स्की ने दी है। तो ये वाला भी क्वेश्चन बनता है कि JPD की अवधारणा किसने दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि JPD की अवधारणा वाइगोत्स्की ने दी है। JPD का फुल फॉर्म क्या है? तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है। तो JPD का मतलब क्या है कि बच्चा समाज के माध्यम से सीखता है। समाज क्या? समाज का मतलब हर एक वो प्राणी जो बच्चे के आसपास रहता है, उससे बातचीत करता है या बच्चा जिसे देखता है, उन सबसे बच्चा सीखता है। तो ये कहा है वाइगोत्स्की ने, और इसे एक थ्योरी का नाम दिया है ZPD। तो ZPD मतलब होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD, ये अगर आता है क्वेश्चन कि ZPD जो है वो सिद्धांत किसने दिया, तो उसमें हम आंसर लगाएंगे वाइगोत्स्की ने। ZPD जो सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है? तो वो सामाजिक विकास से रिलेटेड है। ZPD का फुल फॉर्म क्या है? तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बनता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए हैं। सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया। ये वाइगोत्स्की ने ये ZPD के माध्यम से सिद्धांत दिया है कि बच्चा समाज के माध्यम से सीखता है। बच्चा हमारे आसपास क्या हो रहा है वह देख देख कर सीखता है। ये किसने कहा है? ये कहा है वाइगोत्स्की ने। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक विकास, तो भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना, यह संवेगात्मक विकास। जैसे संवेग क्या? संवेग मतलब वे चीजें जो हमें आते रहती है। जैसे कई बार हम क्रोध आता है या हंसी खुशी का संवेग होता है। कई बार हम बहुत उत्साह में होते हैं, तो ये चीजें संवेग कहलाती है। तो संवेगात्मक इन चीजों का भी विकास होता है बालक में धीरे धीरे। तो ये है भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। भाई धीरे धीरे बालक अपनी भावनाओं को नियंत्रित भी करने लगता है। तो ये एरिक्सन ने मनो सामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक आप याद रखना है कि संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये बालक में ये सभी विकास होते हैं। और इन सभी विकासों को टोटल मिलाकर हम कहते हैं, क्या कहते हैं? विकास। ठीक है, ये विकास के एक प्रकार पढ़ रहे हैं हम। अब आता है नैतिक विकास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नैतिक विकास का मतलब नैतिक का मतलब होता है सही और गलत की समझ। नैतिक क्या? नैतिक मतलब सही और गलत की समझ। तो नैतिक विकास भी बालक में धीरे धीरे होता है। यह सिद्धांत विस्तार से दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। किसने दिया था? कोहलबर्ग। ये आप हजारों बार जब हम पढ़ेंगे इसे, तो हजारों बार कोहलबर्ग का नाम सुनोगे आप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जीन पियाजे, वाइगोत्स्की इंपॉर्टेंट है, उतना ही कोहलबर्ग भी इंपॉर्टेंट है। और इनका क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लिखा भी है कि परीक्षा में पूछा जाता है, कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो उन्होंने सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो हमने जीन पियाजे का सिद्धांत हो गया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो गया।
ठीक है। सामाजिक विकास का सिद्धांत हो गया, वो था वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो गया, है ना, ZPD। और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। तो आप इनको एक कॉपी बना सकते हैं जिसमें ये चीजें लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमने पढ़ा है विकास क्या है, विकास के बारे में चीजें समझी है, जानी है। अब हम पढ़ेंगे अधिगम क्या है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। देखिए, अधिगम मतलब होता है सीखना। अधिगम का हिंदी में अर्थ होता है सीखना। अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, मतलब सीखना। बहुत ही सिंपल है, सीखना होता है इसका अर्थ। अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। देखिए, इसकी जो स्पष्ट परिभाषा है वो ये है, क्या है कि अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होता है, वो स्थायी होता है। लेकिन वो कैसे होता है, एक तो अनुभव से और अभ्यास से जो स्थायी परिवर्तन होता है व्यवहार में, उसे अधिगम कहते हैं। ठीक है, अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है, ओके। यह जन्मजात नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी बालक जन्म से सीख कर नहीं आता, वो सीख जाता है अपने समाज से को देख देख कर। ठीक है, तो ये चीजें होती है अपने वातावरण को देखकर। समाज में वो सभी आ जाते हैं, जैसे माँ बाप, भाई बहन, वो सब चीजें उस समाज के अंतर्गत ही आ जाएगी। उसका समाज मतलब एक बृहद एरिया होता है उसका, वो काफी वाइड एरिया होता है। तो अधिगम क्या है, तो हम ये पढ़ रहे हैं, अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम होता है। ये जन्मजात नहीं होता है, अधिगम धीरे धीरे आता है, अनुभव और अभ्यास से आता है। यह अभ्यास से विकसित होता है, बिल्कुल ठीक है। यह अनुभव पर आधारित होता है। तो हमको एक अनुभव ध्यान रखना है, अनुभव और अभ्यास से जो स्थायी परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दे रखा है कि साइकिल चलाना सीखना। पहले गिरता है बालक, फिर उसे अभ्यास होता है, संतुलन होता है, अनुभव करता है बालक बार बार चलाकर। इस प्रकार उसमें एक स्थायी कौशल विकसित हो जाता है कि वो साइकिल चला लेता है। तो देखना, उसे अनुभव हुआ कि बैलेंस कैसे संभालना है साइकिल का, कैसे गिरते हैं। ठीक है, उसने अभ्यास किया, बार बार चलाया, और इस प्रकार उसमें एक स्थायी परिवर्तन आ गया, मतलब वो साइकिल चलाना सीख गया। उसके व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन। अनुभव हुआ, अभ्यास आया, और एक स्थायी परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार वो सीख गया। सीख गया मतलब अधिगम हो गया उसे। ठीक है, तो अधिगम का यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब बाल विकास और अधिगम का संबंध। अब विकास का अधिगम से कैसे संबंध है, तो वो देखते हैं। विकास अधिगम की आधारशिला है। क्या है, विकास जो होता है बालक का, उसी में जैसे शारीरिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, नैतिक विकास हो रहा है, तो उससे बालक अधिगम भी कर रहा है। साथ ही साथ उसके विकास में वो सीख रहा है चीजों को समाज के द्वारा। ठीक, उसकी जो बौद्धिक क्षमता विकसित हो रही है उससे सीख रहा है, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। जब तक बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा, वे कठिन विषय नहीं समझ पाएगा। तो उसका विकास पर आधारित है। जैसे बच्चा, अगर हम कहें कि उसे अधिगम दे दें, अधिगम करा दें कितने बड़े बालक को, कि 6 महीने के बालक को हम 10वीं का पाठ याद कराने के अभ्यास कराएं, अनुभव कराएं, तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका अभी विकास इतना नहीं हुआ है कि वो इन चीजों को समझ सके या बोल सके, बोलना सीख सके। जब तक बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसका विकास अधिगम पर आधारित है, क्योंकि विकास जब तक पूरा नहीं हुआ है तो अधिगम हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब तक बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा, वे कठिन विषय नहीं समझ पाएगा। विकास जो है वो अधिगम की आधारशिला है। पहले मानसिक रूप से विकास हो जाए बालक का, ठीक है, तो हम उसमें अधिगम करा सकते हैं। ठीक है, परिपक्वता आवश्यक है। बिल्कुल परिपक्वता आवश्यक है। जो मैं अभी बात कर रहा था, जैसे 3 साल का बच्चा बीजगणित नहीं सीख सकता, उसमें इतनी परिपक्वता नहीं, उसका अभी मानसिक विकास इतना नहीं हो पाया है, तो हम उसे अधिगम नहीं करा सकते। तो जब विकास होगा उस लेवल का, तभी हम उसको अधिगम करा सकते हैं। तो परिपक्वता आवश्यक है अधिगम के लिए। अधिगम विकास को गति देता है।
यहाँ पर ये रिवर्स भी होता है कि अधिगम विकास को गति देता है। सही वातावरण मिलने पर विकास तेजी से होता है। मतलब बालक है, उसको हम अच्छी चीजें सिखाएंगे तो वो उसका विकास, जो मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है, विचारों का सोचने समझने का विकास है, तो वो भी, उसमें भी गति में तीव्रता आती है। ठीक है, दोनों परस्पर पूरक होते हैं। क्या पूरक होते हैं? विकास और अधिगम दोनों परस्पर पूरक होते हैं। विकास नहीं होगा तो अधिगम नहीं करा सकते, और अधिगम नहीं है अगर उसमें कोई हम योग्यता विकसित नहीं कर रहे हैं, बालक को हम नहीं सिखा रहे हैं, बोलना नहीं सिखा रहे हैं, या और कुछ चीजें नहीं सिखा रहे हैं, तो विकास भी अधूरा है उसके बिना। तो विकास अधिगम को संभव बनाता है, बिल्कुल है। विकास, जब तक मानसिक विकास नहीं होगा हम उसे कुछ नहीं सिखा पाएंगे। अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है, अधिगम होगा तो उससे बच्चे में और अच्छा विकास होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है किन किन पॉइंटों को। विकास अधिगम की आधारशिला है, परिपक्वता आवश्यक है, अधिगम विकास को गति देता है, दोनों परस्पर पूरक होते हैं। ठीक है, अब जब आप एक शिक्षक बन जाओगे, यहाँ तक हमने पढ़ा कि विकास आधारशिला, जो विकास है वो अधिगम से किस प्रकार संबंध रखता है। ठीक है, अब ये हम चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि इस पूरी हमने जो आज पढ़ा है उसका सार है, जो सारांश है वो उसमें दिखेगा। ये कुछ पॉइंट है जो कि शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चे की आयु और मानसिक स्तर को समझना, गतिविधि आधारित शिक्षण देना, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना, सकारात्मक वातावरण देना। एक अच्छा शिक्षक वही है जो विकास स्तर के अनुसार पढ़ा। ठीक है, तो ये व्यवहारिकता में जो क्वेश्चन आते हैं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड, तो ये वो है शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन। ठीक है, तो हम अब इसके क्वेश्चन लगाते हैं। जो भी हमने पढ़ा है, जो भी सीखा है, उसके हम लगाएंगे अब क्वेश्चन। ठीक है, तो आप भी कोशिश करिए क्वेश्चन का आंसर लगाने की। आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं वो मुझे कमेंट में आप बता भी सकते हैं। विकास क्या है, तो आप बताइए विकास क्या है। क्या केवल शारीरिक वृद्धि का होना विकास है, या केवल मानसिक वृद्धि का होना विकास है, या गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं? तो हमने पढ़ा था कि गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन का योग ही विकास कहलाता है। ठीक है, ना कि केवल शारीरिक वृद्धि, वो वृद्धि वाली चीज में आ जाएगी। केवल मानसिक वृद्धि नहीं हो सकता, इसमें शारीरिक भी होती है, मानसिक भी होती है, संवेगात्मक होती है, संज्ञानात्मक, बहुत प्रकार के वृद्धि मिलकर विकास बनाता है। तो ये गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन का योग होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास की प्रक्रिया कैसी है? क्या ये अस्थायी है, या सतत है, या रुक रुक कर चलती है, या अचानक चलती है? सतत मतलब होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो कैसी है? सतत प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी, सेफालो-कैडल सिद्धांत। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, इसे शीर्षगामी सिद्धांत भी कहते हैं, सेफालो-कैडल सिद्धांत। मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में आ चुका है, लगभग आता ही है हर बार की परीक्षा में। तो ये सिद्धांत का अर्थ क्या है? क्या पैर से सिर की ओर है, या सिर से पैर की ओर है, बाहर से अंदर है, या अंदर से बाहर? तो दोस्तों इसका मतलब है सिर से पैर की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोक्सिमोडिस्टल का अर्थ क्या है? प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। ठीक है, तो इसका अर्थ बताओ आप। हमने पढ़ा था कि क्या केंद्र से बाहर की ओर है, या बाहर से केंद्र की ओर है, सिर से पैर की ओर है, या अचानक विकास है? तो हमने पढ़ा था कि केंद्र से बाहर की ओर। पहले बालक पूरा हाथ हिलाना सीखता है, उसके बाद उंगलियों को हिलाना सीखता है। प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा था, मैंने कई बार बताया था कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। ठीक है, चलिए आपको ये याद रखना है, जेपीडी का सिद्धांत किसने दिया है? मैंने आपसे कहा था कि इसको याद रखना। अब बताइए आप, जेपीडी का सिद्धांत किसने दिया है? क्या पियाजे ने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया, फ्रायड ने दिया, या कोहलबर्ग ने दिया? तो हमने पढ़ा था कि सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। ये जेडपीडी
मैं जेपीडी कह रहा हूँ, जेडपीडी जो है सामाजिक विकास का सिद्धांत है, ये वाइगोत्स्की ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम मतलब सीखना है। तो देखते हैं ऑप्शन में, अस्थायी परिवर्तन नहीं, स्थायी व्यवहार परिवर्तन हाँ, शारीरिक वृद्धि ये अधिगम नहीं है, उम्र बढ़ना ये अधिगम नहीं। तो स्थायी व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सीख रहे थे कि अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अनुभव प्लस अभ्यास, अनुभव प्लस अभ्यास, ये याद रखना है। अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना अधिगम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनका एक बार मोटे तौर पर रिवीजन के हैं। विकास क्रमबद्ध तो होता है, ये हमें पता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, जिसे कि व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। बिल्कुल अलग अलग होता है प्रत्येक बच्चा। परिपक्वता अधिगम के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है, कि जब तक परिपक्व नहीं हो सकेगा बालक, बच्चा परिपक्व नहीं होगा, हम उसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकते कि चीज़ों को सीखने के लिए। जिस प्रकार तीसरी क्लास के बच्चे को हम बीज गणित नहीं सिखा सकते, या 3 साल के बच्चे को बीज गणित नहीं सिखा सकते, इसके लिए एक मैच्योरिटी आवश्यक है, परिपक्वता आवश्यक है। फ्राइड किस सिद्धांत से जुड़े हैं? तो ये मनोयौनिक सिद्धांत, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। हमने अभी पढ़ा नहीं है उसमें, लेकिन आगे आएगा, जो आगे का हम सिलेबस क्लियर करेंगे उसमें आएगा मनोयौनिक सिद्धांत। ठीक है, एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं बताई है? एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई है। विकास जन्म से प्रारंभ होता है, बिल्कुल सत्य, विकास बिल्कुल जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। अधिगम अनुभव से होता है, बिल्कुल सत्य है। अनुभव से कोई बालक सीखता है, बिल्कुल सीखता है। अभ्यास से सीखता है, बिल्कुल। अनुभव और अभ्यास से जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है, उसी को अधिगम कहते हैं। विकास में सामाजिक आयाम शामिल है, हाँ शामिल है। सामाजिक आयाम शामिल है, शारीरिक आयाम शामिल है, मनोवैज्ञानिक आयाम शामिल है, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि शामिल है। ऐसे बहुत से आयाम मिलकर, नैतिक आयाम शामिल है, सामाजिक आयाम शामिल है। ऐसे बहुत से आयाम मिलकर विकास बनाते हैं। ठीक है, बाल विकास शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। बाल विकास के बारे में अगर शिक्षक को जानकारी नहीं हो पाएगी तो वो एक गलत धारणा बना सकता है बच्चों के प्रति। वृद्धि और विकास समान है, बिल्कुल नहीं। वृद्धि एक छोटे एरिया को कवर करती है, जबकि विकास एक बृहद क्षेत्र को कवर करता है। हमने पढ़ा ये कि ये अलग अलग हैं, एक समान नहीं है। अधिगम विकास को प्रभावित करता है, हाँ बिल्कुल करता है। अधिगम अभी हम पढ़ के आए हैं कि अधिगम विकास को प्रभावित करता है। विकास रुक सकता है? नहीं, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये विकास रुक नहीं सकता। ठीक है, शिक्षक को विकास स्तर के अनुसार पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो हमने जो ये चीजें कवर की हैं, आशा है कि आपने इनको सीखा होगा अच्छी तरह से, और जितना कि हमारा आज का लक्ष्य था वो पूरा हुआ कि बाल विकास क्या है, विकास एवं वृद्धि में अंतर क्या है, अधिगम क्या है, अधिगम किसे कहते हैं, बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। तो इन चीज़ों पर आज हमने एक अपने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है। हम अगले दिन कल दूसरे लेक्चर में हम इसके आगे का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और हम धीरे धीरे रोज हम इसको पूरा सिलेबस क्लियर कर लेंगे। ठीक है, हमारी डेली की क्लासें डलेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और काफ़ी मेहनत की है, आशा है आप साथ देंगे, और हम अगला लेक्चर जल्द ही लाएंगे इसके आगे के सिलेबस का। धन्यवाद।